अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज लखनऊ के भीतर एक बेहद भयानक घटना घटित हुई है और ये घटना सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, किसी एक शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरी एक सभ्यता, पूरे एक समाज और पूरी एक नस्ल के लिए बेहद चौंकाने वाली है और ये अलार्मिंग स्टेज तक ये बात पहुंच चुकी है। लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी, रिवाल्वर की मैगजीन पूरी खाली कर दी, 6 गोलियां मारी और मां की हत्या कर दी। 3 दिन तक लाश बंद करके रखा था। उनके फादर असम में सेना में तैनात, घर में एक छोटी बहन को उसने डराया धमकाया और एक कमरे में बंद कर दिया। और 3 दिन वो मां की लाश के साथ घर के भीतर था, दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा था। वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि उसकी मां पबजी खेलने से बच्चे को रोक रही थी। बच्चे ने मां की हत्या कर दी। हालात खतरनाक स्तर से भी आगे जा चुके हैं। आज बहुत राजनीतिक विषय थे, हम डिबेट कर सकते थे, लेकिन आज मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि ये समाज के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके घर में बच्चे हैं। बहनों भाइयों, लखनऊ की एक घटना ने आज सबको हैरान कर दिया है, सबके मन में भय उत्पन्न कर दिया है, डर बिठा दिया है। ये घटना है लखनऊ की, जहां एक बच्चे ने पबजी खेलने का विरोध करने पर अपनी मां के ऊपर 6 की 6 गोलियां पिस्तौल से उतार दी। पिस्तौल लाइसेंसी थी, पिता की थी। पिता सेना में तैनात हैं, असम में रहते हैं, घर में मां और 2 बच्चे। हत्या करने के बाद इस बच्चे ने अपनी बहन को डरा के कमरे में बंद किया और मां की लाश के साथ उसको सुलाता था। आप उसका मानसिक स्तर का अंदाजा लगाइए कि ये पबजी खेलकर वो किस तरह का शातिर अपराधी 16 साल की उम्र में बन गया था। ये बात हैरान करती है, झकझोरती है और ये बताती है कि हम ऑनलाइन गेमिंग की दिशा में बच्चे कहां तक पहुंच चुके हैं। अगर आपका बच्चा, आपके जानने वालों में से किसी का बच्चा पबजी खेल रहा है तो आप यकीन मानिए कि वो पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं, लेकिन शातिर अपराधी ज़रूर बनेगा। और जो लोग भी इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं वो अपने बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। ये घटना विचलित करती है। आप माइंडसेट सोचिए, 16 साल का बच्चा, उसने अपनी मां को 6 गोलियां मारी, हत्या कर दी, अपने पिता को सूचना नहीं दी, बहन को धमका के दूसरे कमरे में बंद रखा और 3 दिन तक लाश सड़ती रही। बदबू न फैले इसलिए रूम फ्रेशनर डाल देता था। और एक दिन उसने मां की लाश घर के भीतर पड़ी थी, दोस्तों को बुला के घर में पार्टी भी की उसने। हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और हम किस प्रकार की आने वाली नस्लों को तैयार कर रहे हैं, यह अब विचार का वक्त है बहनों भाइयों। यह अलार्मिंग स्टेज है। अगर अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं और इस तरह की लत में उनको उतरने देते हैं, यकीन मानिए डिजास्टर। आप उनका ही जीवन नहीं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। आप उनका ही जीवन नहीं, समाज खराब कर रहे हैं, देश खराब कर रहे हैं। ये पबजी गेम समाज को जिस तरह से बांट रहा है, जिस प्रकार से बच्चों में हिंसक अपराध और हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहा है, हमारी आपकी कल्पना भी से ऊपर है। हमारी आपकी नस्ल शायद उस मसले को समझ नहीं पा रही जहां हमारे आपके बच्चे पहुंच चुके हैं। बहुत ही खतरनाक मोड़। अगर आपका बच्चा दिन दिन भर मोबाइल पर चिपका है, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं वो अपराधी बनेगा, क्रिमिनल बनेगा और एक दिन आपकी भी हत्या कर सकता है। और यह घटना कोई अकेली नहीं है। यह घटना राजधानी लखनऊ में हुई, दुर्दांत तरीके से हुई, खौफनाक तरीके से हुई। एक 16 साल का बच्चा, उसकी प्लानिंग देखिए, 6 की 6 गोली मां को मारता है, बहन को कमरे में बंद करता है, लाश 3 दिन सड़ने देता है, रूम फ्रेशनर डालता है, फिर अपने फादर को कॉल करके, वीडियो कॉल कर कहता है कि एक बिजली वाला घर में आया था, इलेक्ट्रीशियन, उसने मां की हत्या कर दी। उम्र कितनी? 16 साल। शातिरता देखिए, अपराध की प्रवृत्ति देखिए। क्या ऐसी घटनाएं आपको एक क्षण रुककर सोचने के लिए विवश नहीं करती? अगर नहीं विवश करती हैं तो यकीन मानिए आप अपने घर के भीतर खतरे में हैं। कुछ बयान सुने आप, आज मैंने बहुत एक्सपर्ट बुलाए हैं,
आज मैं कम बोलूँगा, ये सब ज़्यादा बोलेंगे और आपको बताएंगे कि आप ख़तरनाक स्तर के किस जोन में पहुंच चुके हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। कुछ बयान सुने। लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। यहाँ पे एक भैया थे नवीन सिंह, जो है कि आर्मी में जेसीओ हैं। उनके फैमिली में उनकी बहन और भाई, एक लड़का उनका और वाइफ, और वही रहते थे। बस पता चला कि जो है कि बच्चे ने ही पबजी गेम के चलते अपनी माँ का खुद मर्डर कर दिया। अगर हम ब्रेन की पैथोलॉजी फिजियोलॉजी में चेंज की बात करें तो लगभग वैसा ही चेंज है जैसा 1 ग्राम कोकीन लेने पर असर होता है। तो एक बहुत कॉमन लक्षण है इम्पल्सिविटी या आवेगशीलता, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में है तो इम्पल्सिव हो जाता है अगर उससे उसका नशा छीना जाए। बच्चों के हाथ से या बच्चों की पहुंच से जो घातक हथियार है उनको दूर रखना सीखना पड़ेगा। तो अगले 55 मिनट गौर से इस डिबेट को सुनना, जो एक्सपर्ट बोलें उसको फॉलो करना, नहीं करोगे अपने घर में मौत का सामान खुद तैयार करोगे। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर संगीता शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेरणा त्रिपाठी जी जानी मानी एजुकेशनल एक्सपर्ट हैं। थोड़ी देर में अपराजिता गौतम चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला मनोचिकित्सक हैं और इस तरह के मामलों के एक्सपर्ट हैं। ऐसे तमाम प्रकरण उनके सामने आए हैं, इसलिए मैंने आज उनको विशेष तौर पर बुलाया। डॉक्टर शुक्ला, शुक्रिया आपका। आज जब से कल से हालांकि हम लोग ये खबर देख रहे थे, लेकिन आज अखबारों में भी विस्तृत रूप से जब ये छपा, एक समाज के लिए ये बड़ी ख़तरनाक स्टेज पहुंच चुकी है जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं इस तरह की पबजी से रिलेटेड। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, और अगर आ रहे हैं तो ये समाज के लिए कितना ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं? ब्रजेश जी, जिस तरीके की वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो सोसाइटी में फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को, टीचर्स को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि हमें ये भी जानना है कि ऑनलाइन गेमिंग जो हो रही है ये आजकल किस पैटर्न पे चल रही है। जहाँ तक इस केस के बारे में कल शाम रात से ही हम लोग सुन रहे हैं, तो ये पबजी जो गेम है ये अपने आप में खुद ही वायलेंस के साथ क्रिएट किया हुआ है। पबजी गेम खेलने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एक इंटरनेट की ज़रूरत है, मोबाइल हैंडफोन की ज़रूरत है। आफ्टर दैट आप इसको किसी भी उम्र में कभी भी शुरू कर सकते हैं। इस गेम की जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, इस गेम को जो खेलता है उसके साथ किस तरीके की सराउंडिंग्स हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है। इस गेम में आपकी सबसे ज़्यादा जो सिखाया जा रहा है वो है एग्रेशन के साथ साथ इम्पल्सिविटी, कि आप कितनी जल्दी इम्पल्सिव होकर आप अपना अगला कदम उठाएंगे, कैसे आप एग्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको और चीज़ों के बारे में ध्यान देते हुए किस पे दूसरे पे गोली चलानी है, साथ में उसमें किस तरीके से आप अपने आप को स्पीड अप रखते हैं, कैसे तेज़ी रखते हैं। इस गेम में आपको जब भी देखेंगे तो गेम के साथ अंदर से एक आवाज़ें भी साथ में चलती रहती हैं, जो कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन पैसिवली उस बच्चे को उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और जो भी उस गेम को खेल रहा होता है उस समय, वो व्यक्ति ना उस बच्चे का जानने वाला है, ना उसका कोई सगा संबंधी है। वो जिस भी तरीके से उनसे बात कर रहा है, उनसे एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा सांत्वना मिलती है कि हम एक कदम आगे बढ़ गए, हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। तो इससे उनको एक सुखद एहसास होता है कि उनको, और जो हमारे साइकियाट्री के फील्ड में कह सकते हैं कि एक डोपामीन प्रोड्यूस होता है, जिससे उन्हें उस चीज़ को कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। जी, तो जब ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो जैसा कि पहले इस चीज़ें की चर्चा हुई थी कि एक शराबी के द्वारा जिस तरीके का रिएक्शन होता है, जब धीरे धीरे ये बच्चा एडिक्ट हो जाता है इस गेम्स में, तो अगर एक शराबी को एक दिन शराब ना दी जाए तो जिस तरीके की इम्पल्सिविटी, जिस तरीके का गुस्सा वो
परिवार में जानने वालों पर अगल बगल दिखाता है, सेम वही कंडीशन बच्चों के साथ हो रही है। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं? हम लोगों के यहाँ प्रायः ओपीडी में जो पेरेंट्स शिकायत लेके आ रहे हैं वो इसी तरीके की है। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या के रूप में इस समय ये सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक देश की क्या पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रजेश जी 2018 में इसको एक डिसऑर्डर के रूप में घोषित किया। इसको गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाने लगा। करीब 196 कंट्रीज़ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये एक गेमिंग डिसऑर्डर है, और ये तो इसमें मेंटल हेल्थ पर सीधा प्रभाव डालता है। ये सर इसकी स्थिति ये है कि आपकी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, आपकी मेमोरी को लेके, आपकी एक्टिविटी को लेके, ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे प्रभाव डालना शुरू करता है। इनके सिम्टम्स को भी हम लोग बड़े आसानी से पकड़े पहचान कैसे सकते बच्चों को? मान लीजिए कि पेरेंट वर्किंग है, काम कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए दे रखा है, सिम्टम्स क्या हैं? सर इसके सबसे ज़रूरी सिम्टम्स जो हैं कि इनका बच्चों का इंटरेस्ट धीरे धीरे अपने आप से भी कम होना शुरू हो जाता है। जो इनकी मेमोरी है, मेमोरी पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है कि मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है, और चूँकि वो उस गेम से ही उनको मेंटल स्पार्क मिलता है, उस गेम से ही उनको लगता है कि हम इस गेम के साथ रहेंगे तो थोड़ा हम एनर्जेटिक रहेंगे। इस वजह से धीरे धीरे उसका एडिक्शन बढ़ता चला जाता है। फिर वही चीज़ें कन्वर्ट होने जाती हैं धीरे धीरे एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और यही आगे चल के एंटी सोशल एलिमेंट बनते हैं। हम बच्चों को पकड़ें कैसे कि ये खेल रहे हैं? अब ये देखिए, यही चीज़ें हैं कि हम लोगों को ग्रूमिंग जो अपनी करनी है, ग्रूमिंग बच्चों के लिए वो प्राइमरी लेवल से हर स्टेज पे बच्चों को हर फ्रंट पे हम लोगों को आना पड़ेगा। चाहे वो स्टडी का मामला हो, चाहे वो उनसे गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके दोस्तों से रिलेटेड हो, ये हर चीज़ों पे हम पेरेंट्स को नज़र रखनी पड़ेगी। इनके समय समय पे इनके दोस्तों को घर पे इनवाइट भी करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा वो आजकल किस दिशा में क्या काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। और एक टाइम स्लॉट भी हम लोगों को सेट करना पड़ेगा कि अगर हम आपको मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट यूज़ करने दे रहे हैं तो उसका एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत शुक्रिया आपको। जी, नमस्कार आपका। जी। आज ये एक खबर पढ़ी जब से मैंने अखबार में, तभी मैंने सुबह सोचा था कि आज आप लोग को बुलाकर इस विषय पर डिबेट करनी चाहिए कि पबजी खेलने के लिए एक बच्चे ने रोके जाने पर अपनी माँ की हत्या कर दी। 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी के साथ घर में बंद था, और उसके बाद पार्टी भी की उसने। बच्चे की उम्र सिर्फ 16 साल। ये क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे। जी ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आज डिबेट में आपने बहुत ही गंभीर और बहुत ही संजीदा पैनल बिठाया है। एक बात मैं बता दूं आपको कि बचपन बहुत एक कीमती अवस्था है, और बचपन ऐसी चीज़ है कि बहुत ही उसका स्पैन बहुत कम होता है। 18 साल के बाद हम उसको एडल्ट कर देते हैं, उसका वोटर कार्ड बन जाता है, उसका सब कुछ हो जाता है, और ये बचपन दोबारा लौटता नहीं है। ये जो मोबाइल है या ऑनलाइन गेमिंग है, ये वास्तव में बचपन को समाप्त कर रहा है। बचपन की मासूमियत कहाँ होती थी? बचपन की मासूमियत, कहते थे भाई बचपन तो मासूम होता है। तो क्या ये उदाहरण मासूम का है? ये तो बिल्कुल उदाहरण मासूम का नहीं है। ऐसे तो ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। आपने जैसा आपने बताया कि कितनी प्लानिंग, इतना तो मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किलर होगा जिसने 10-12 मर्डर कर दिए होंगे, उतनी अच्छी प्लानिंग। और बाप को वीडियो कॉल पे कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन हत्या करके गया है। जी बोलिए। कमाल। तो ये हमने दिशाहीन बच्चों को बना ले लिया, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। शायद हम जो फैमिली के लोग हैं, हम जिनका अभी डॉक्टर शुक्ला बता रहे थे कि कैसे ग्रूमिंग करनी चाहिए। आपको याद हो कोरोना के समय मैंने कहा था कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग डिप्रेशन में थे, खाली क्या करें, तो मैंने क्या कहा था कि भाई घर परिवार के साथ रखिए, सबको मिलके मस्ती करिए, ये करिए, वो करिए, डांस करिए, लेकिन मोबाइल पे अकेले बच्चों को मत घूमने दीजिए। अब मोबाइल पे कौन सा ऐप लोड है, कौन सा डाउनलोड है, कौन सा मोबाइल पे बच्चा गेम खेल रहा है, और एक हाँ चीज़ उससे कहिए कि मोबाइल इस्तेमाल करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने करो। एक हॉल में बैठिए, एक कॉमन हॉल, ड्राइंग रूम, जो भी आपका लिविंग रूम जो भी है, उसमें बच्चे के सामने कहिए कि वो ऑनलाइन एक्टिविटी करे, और उसका एक समय तय कर दीजिए। अभी 31 मई को हम लोग मना रहे थे वर्ल्ड नो टोबैको डे, और अभी दुनिया में कहा जाता है कि टोबैको से बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वाला एक फोटो दिखाई हमने एक प्रेजेंटेशन में
कि एक आदमी को बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से एक बीमारी बर्जस डिजीज हो गई, उसके दोनों हाथ काट दिए गए, दोनों पैर काट दिए गए, और वो ऐसे सिगरेट को एक रस्सी में बांध के और तब भी उसको पी रहा है। ये एडिक्शन की पावर है। आप सोचिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि अब टोबैको पीछे रह गया है और आपको मोबाइल पता है डॉक्टर साहब कि उसने पूरी मैगजीन खाली कर दी थी पिछले। जी जी जी, छह गोलियां उठाते हैं जी। मतलब सोचिए कि रोके जाने से नफरत की पराकाष्ठा देखिए जी। उम्र 16 साल जी, और ऐसी हरकतें। अब आप देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि जो टोबैको स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड अभी तक माना जाता था, मुझे तो लगता कि अब मोबाइल का एडिक्शन जो है या ऑनलाइन का एडिक्शन है, वो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज़ और मैं कहूँगा जो वो ये है कि बचपन हम लोगों का गुजरता था, जैसे आप होता क्या है कि मोबाइल में आप मोबाइल जब डिस्चार्ज होने लगता है तो मोबाइल को आप चार्जर में लगा के चार्ज करते हैं, और ये बच्चा जैसे ही डिस्चार्ज होता है ये मोबाइल से खुद को चार्ज करता है। देखिए ये लिंक समझिए आप, उसको लगता है कि हम चार्ज होंगे। अभी जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा, जो हमारे अंदर स्पार्क आएगी, किक आएगी, वो तो ऑनलाइन गेम और मोबाइल से ही आएगी। तो लिंक ये बन गया है कि मोबाइल डिस्चार्ज होगा तो चार्जर से चार्ज होगा, लेकिन बच्चा किससे चार्ज हो रहा है? बच्चा मोबाइल से चार्ज हो रहा है। ये हमें लिंक तोड़नी है। हम बचपन में थे तो हम तो दादी ने या कभी बाबा ने या पिताजी ने या नानी के घर गए तो नानी ने हमें एक कहानी सुना दी रात में, और हमने आधी सुनी। बहुत बुरे दिनों की बात है, राजा था, रानी थी, और सोते सोते सो गए। हमारे लिए वही चार्जर था। हमारे लिए घर में मिठाई आ गई, हमने मिठाई बांट के खाली, त्योहार आ गया, नए कपड़े पहने। क्या सबक समाज में दे के गई है? ये घटना ये सबक लेके गई है कि भाई बच्चे को बचपन में जिस तरह से एक इमोशनल टच मिलता था, वो इमोशनल कनेक्टिविटी, अब देखिए ना, इस केस में भी देखिए, फादर बाहर हैं, मदर यहाँ हैं, पता नहीं मुझे वर्किंग है नॉन वर्किंग है, लेकिन मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी थी, चलो ठीक है, लेकिन भाई घर में गन की एक्सेसिबिलिटी बच्चे को क्यों थी? 16 साल के बच्चे को गन की एक्सेसिबिलिटी क्यों होनी चाहिए? अभी तो अमेरिका ने किया है, जो बाइडेन ने 18 साल से एक्सेसिबिलिटी हटा के और 21 साल, वो तो उम्र बढ़ा दी। घर पे रखी थी, और इतना सातिर लड़का है, हाँ, तो वो तो ढूंढ ही लाएगा कहाँ रखी। नहीं, वो तो लॉकऑक में रखनी पड़ेगी आपको भाई, ऐसे कैसे आप? वही मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी थी, ये चलो बड़ी बात नहीं है हर बच्चे। अच्छा, किस उम्र के बच्चों को मोबाइल देना चाहिए और किस उम्र तक नहीं देना चाहिए? देखिए, मोबाइल आप दे दीजिए, लेकिन उससे कहिए इस्तेमाल आप मेरे सामने करेंगे। आप में कौन कौन से ऐप पड़े हैं ये हम तय करेंगे, क्यों चाहिए आपको ये ऐप, ये हम तय करेंगे। तो जिस तरह से आप एक ट्रेन ड्राइविंग लाइसेंस वाला ड्राइवर होता है और वो नए ड्राइवर को सिखाता है, तो लेकिन उसकी बगल की सीट में बैठा रहता है, ऐसे नहीं कि गाड़ी उसमें छोड़ देता है और पीछे जो है कई बार एल भी लिखाना पड़ता है कि भाई लर्नर चला रहा है। तो इसी तरह बच्चे को हम मोबाइल दें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें बच्चे का जो मोबाइल इस्तेमाल करें। अलार्मिंग स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं या फिर अभी इस तरह की घटनाएं कोई बहुत मायने नहीं रखती? देखिए, ये पूरा एक ग्लोबल इवेंट है, इसको आप लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से या भारत से कनेक्ट करिए। आप देखिए, अमेरिका में इस तरह की घटनाएं बहुत हो चुकी, पूरे क्लास में उसने गोली चला दी, कभी यहाँ गोली चला दी, कभी दोस्तों पे गोली चला दी। ये ग्लोबल इवेंट, दी मोबाइल एडिक्शन और ऑनलाइन एडिक्शन हैज़ बिकम ए ग्लोबल फिनोमेना। अब इस ग्लोबल फिनोमेना में भारत भी एक हिस्सा है, हमारे यहाँ भी बहुत लड़के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको रोकने के लिए जो हमारा एक तो जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हैं, अगर दूसरा घर की छुट्टी में बच्चों का नाना नानी के घर जाना बहुत ज़रूरी है। जो पुरानी प्रथाएं थी बहुत वैसी थी, त्यौहार में सब मिलके, घर में सब मिलके। अब ये कहना कि भाई मोबाइल चलो हम तुम्हारी रिक्वेस्ट पे दे रहे हैं, लेकिन इसका जो सुपरविजन है, इसकी जो मॉनिटरिंग है, वो हमारी द्वारा रहेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, चाइल्ड लाइन लखनऊ की डायरेक्टर हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर संगीता, बहुत शुक्रिया आपका। ये पबजी गेम के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे थे, ये तो हमने सुना था, लेकिन इतने खतरनाक अपराधी बन रहे हैं कि अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दे रहे हैं, वो भी कितनी बेरहमी के साथ, कितने शातिराना अंदाज में। पूरी की पूरी एक नस्ल हमारी दांव पर लग गई है। देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पबजी है, ये खेल क्या है। ये खेल है जिसका एक मोटो है फ्लाइट और फाइट, या तो भाग जाओ या तो लड़ते रहो। और लड़ते रहने में हर बच्चा ये सोचता है मैं लड़के जीत जाऊं, और इसलिए वो लड़ना चाहता है। तो इसका बेस ही वायलेंस है। वायलेंस साथ साथ ये सोशल एलिनेशन की भी बात है कि ये जो सामाजिक अलगाव है, ये बच्चे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि घर में बैठ के खेलना ज़्यादा आसान है। बाहर निकलने, कोरोना ने हमें बाहर जाने पे रोक लगाई,
तो वो एक आदतन लोगों के बच्चों में ये आदत सी आने लगी, लोगों में खौफ आया कि बाहर कम से कम जाया जाए, और ये एक इसी तरह से धीरे धीरे वो समाज से जैसे अलग सा कट सा गया और उसको इसमें मज़ा आने लगा। देखिए प्लेजर एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये प्लेजर जो आने लगा बच्चों में, और इसके कारण ये पबजी जैसा खेल जिसमें वायलेंस ही बेस है, बच्चे को वायलेंस सिखा रहा है, खून खराबा दिखा रहा है। मैडम वर्चुअल तक तो बात ठीक थी, बट अब तो ये फिजिकली और सामने होने लगा, रियलिटी में तब्दील हो गया। यही मैं कहना चाह रही हूँ, मैं इसीलिए ये बता रही हूँ कि जो ब्लड शेड है इससे अब उसको एवर्जन नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है वो, और उसको लगता है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर लूँगा। ये जो घटना घटी है लखनऊ में, उसको ये यही चीज़ ये दिखा रहा है कि वो ये समझ रहा था कि जैसे मैं हर चीज़ मोबाइल पे कंट्रोल कर लेता हूँ पबजी में, वैसे ही मैं घर में भी कुछ भी होगा मैं कंट्रोल कर लूँगा। और ये सामने इस चीज़ घटना आई, और ये बच्चों के लिए भी बहुत सीखने वाली बात अब है। सोचिए कि उसने 6 की 6 गोली मारी, अपनी बहन को धमकाया, लाश के बगल में सुलाया, 3 दिन लाश जल सड़ती रही, रूम फ्रेशनर डाला, और बाप को फोन करके क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन ने हत्या कर दी। जी हाँ, यही तो चीज़ समझने वाली है कि यहाँ बच्चा समझ रहा है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं हर चीज़ मोबाइल पे पबजी में कंट्रोल कर रहा था। लेकिन बाद में आखिर रियल लाइफ या वर्चुअल लाइफ सही लाइफ या रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, आज उसकी समझ में आ रहा है। और ये समझना हम सबके लिए, बच्चों के लिए भी और साथ साथ अभिभावकों के लिए, जो भी हमारे अडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो कई बार मैंने खुद मैं तमाम ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जो अपने बच्चों को फोन दे देते, पकड़ा देते, खुद से पकड़ा देते हैं, ये बहुत, और बड़े गर्व से बताते हैं कि उनके बच्चा फोन पे बहुत इंगेज रहता है। तो इसलिए तो ऐसे मूर्खों का क्या करें जो पूरी के पूरा समाज खराब कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, इस पे तो अभिभावकों को भी काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद कई बार फोन करके कहते हैं, हमारे पास तमाम ऐसे केसेस आते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम महीने के तौर से बात करें तो महीने में 10-15 ऐसे केसेस आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोबाइल से ही जुड़े होते हैं 1098 पे, जो चाइल्ड लाइन है। तो इसमें इसलिए हमें बहुत केयरफुली रहने, पेरेंट्स को भी हमें बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रेरणा त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। प्रेरणा जी, बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ की ये घटना सबको हिलाकर चली गई। मुझे नहीं पता कि समाज ने इसको किस दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन मुझे एक पत्रकार के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में इस घटना ने मुझे बहुत विचलित किया, और ये दिखाया कि समाज के भीतर इस तरह की चीज़ें, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंसा बच्चों के दिमाग में कितना गहरा असर कर गई है। ये घटना उसका प्रमाण है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ब्रजेश जी। ओके, ये घटना जो लखनऊ में हुई, पबजी खेलने के दौरान रोके जाने पर उसने अपनी माँ की हत्या की, बच्चे की, ये पूरे एक समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और जब से मैंने सुना है इस घटना के बारे में, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप सुन पा रही मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ऑल राइट, मैं हाँ बिल्कुल, अब सुन पा रही हूँ मैं आपको। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लखनऊ में हुई इस घटना को लेकर आप क्या दृष्टिकोण रखती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो सेल फोन्स है या टेक्नोलॉजी है, वो एक ऐसा टूल है जो कि हमारी लाइफ इजी बनाने के लिए आया है। और जो मैं भी सुन रही थी, जो सूर्य सर ने बोला, संगीता मैम ने बोला, जो कि बिल्कुल सही है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अब जब हम ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग की बात करते हैं, उसमें गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं या कुछ इस तरीके की घर की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो एक आपसी संबंध है, जो रिस्पेक्ट है, लव है, कंपैशन है, वो रहता है। ये पूरी घटना को अगर मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे के अंदर जो लव, रिस्पेक्ट और कंपैशन है वो मिसिंग है सबसे ज़्यादा। वायलेंस तो है ही ऑफ कोर्स, और पबजी जैसा गेम या कोई भी इस तरीके का गेम, इनफैक्ट एनी गेम फॉर दैट मैटर, आपको रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो दिखा नहीं पाता। आप जैसे वर्चुअल वर्ल्ड में इजीली गोली चला रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, आपको लगता है रियल वर्ल्ड में भी लाइफ इज सो इजी, जो कि ऐसा नहीं होता।
तो इस पूरी घटना को सुनने के बाद और जो मैंने न्यूज़ में देखा उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के अंदर और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदारी है कि जो लव, कंपैशन और रिस्पेक्ट है जो घर में ही आती है, घर से ही सीखी जाती है, जो हम अपने बड़ों को सुनते हैं, हम इस ऐसे गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके की घर की चीज़ों में जैसे तीज त्यौहार पे स्टार्ट होती हैं, जो हम अपने आप को इन्वॉल्व करके नई नई चीज़ें सीखते हैं, जिसको एक नया टर्म आजकल एजुकेशन में बोल दिया है होलिस्टिक लर्निंग, जो सबसे पहले घर में सिखाया जाता है। तो कंपैशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें और इस तरीके का जो वायलेंस है उसके लिए मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा विजिलेंट और बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चा कोई ऐसा गेम खेल रहा है और जैसे डॉक्टर सूर्या सर ने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फ़ोन का एक्सेस कितनी देर के लिए है, उस फ़ोन के एक्सेस में आप देख क्या रहे हो, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बहाना बना के यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हो या रील बना रहे हो या एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, उस पर विजिलेंस, उस पर एक्चुअली सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, लत लग गई तो आदत जो होती है उस पर काम किया जाता है, बट लत उससे एक और लेवल ऊपर होता है। तो जब वो चीज़ आदत बन रही होती है, अगर हम तभी काम करना शुरू कर दें तो वो चीज़ कभी आपकी आदत भी नहीं बनेगी और लत भी नहीं बनेगी। बहुत तो शुक्रिया आपका। मैं अपराजिता बहुत गौतम जी ज़्यादा को ज़रूरी है कि डिबेट में आमंत्रित कैसी करता संगत में रहता हूँ। है। बहुत ही जानी मानी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं अपराजिता जी, बहुत स्वागत आपका। लखनऊ में हुई घटना पूरे देश भर को बहुत हैरान करके गई है कि पबजी खेले जाने से रोकने पर एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या बड़े निर्मम तरीके से की। हत्या कैसी भी हो, निर्मम ही है, और ये घटना हैरान करती है एक समाज के रूप में हमें। ब्रिजेश जी, ये जो घटना है समाज के जो हमें लगता है बदलते स्वरूप को दिखा रही है। आज हम ये देख रहे हैं कि बच्चे ने अपनी माँ की हत्या की, बट हम साथ साथ ये भी देखें ऐसे ही कई गेम की वजह से बहुत सारे बच्चों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हैं। तो यानी कि वहाँ से हमें एक सिग्नल मिलना शुरू हुआ था, ये जो मोबाइल है या जो गेम है, ऑनलाइन जो गेमिंग है, वो डेंजरस एक तरह से समाज को खराब कर रही है धीरे धीरे। मैं मानती हूँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है, बट हम ग्राउंड पे जब हम बात करते हैं वहाँ पे हमारा ये मानना है कि सभी को काम करना है, जिसमें हम सब जानते हैं कि अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि मोबाइल की कौन सी एज होती है। अगर आप मुझसे पूछें, रियलिटी ये आपके और हमारे घर में, सभी के घर में बच्चा 1 या 2 महीने का भी होता है, वो खा पी नहीं रहा तो हम मोबाइल ऑन कर देते हैं। यस, यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, खाना पिलाना खिलाने के लिए, अक्सर आप देखेंगे छोटे बच्चे के हाथ में भी फोन होता है। तो मोबाइल की कोई एज नहीं होती है। यस, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना जरूरी है, पेरेंट्स का ध्यान रखना कि बच्चा मोबाइल पे कितनी देर बैठ रहा है, क्या गेम खेल रहा है। यहाँ एक मैं सुझाव देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी डिबेट्स तो हम लोग हर बार करते रहेंगे, बट हम क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, धीरे धीरे किया जाएगा। तो इसमें मेरा केवल एक सुझाव है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो सारा टाइम बच्चों पे 24 आवर्स वो आंख नहीं रख सकते हैं। तो केवल एक सुझाव है, बच्चे के गेम्स जो अगर खेल रहा है, कोशिश करें तो उसके गेम्स का इंक्लिनेशन रादर ऐसे वॉर गेम्स में जहां पर गन और ये सब कुछ चलती है, जो एक्टिविटी गेम्स होते हैं आपके, लाइक पजल हो गया, अगर आप मोबाइल के थ्रू ही खेल रहे हैं, आपके सुडोकू हो गया, ऐसे माइंड गेम्स में लगाएं कि बिनिस्बत इसके ये लड़ाई झगड़े और गन वाले में। क्योंकि यहाँ पर एक मैं सुन रही थी, पैनलिस्ट ने ये भी बताया था कि वो बेसिकली गेम में टारगेट दिया जाता है। आपको याद होगा ब्लू व्हेल गेम भी बड़ा फेमस हुआ था इसी उसमें, जहाँ पे बच्चों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए थे, पबजी भी टारगेट ओरिएंटेड है तो और वायलेंस में टारगेट ओरिएंटेड करता है। जी बिल्कुल, तो पबजी भी टारगेट ओरिएंटेड है ना। यस, और यहाँ पर पबजी का जितना मेरे को नॉलेज है, वहां पर आप ग्रुप के साथ खेलते हैं, आपका एक ग्रुप हो जाता है और 2 ग्रुप्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उसको मारना है इसको मारना है, ये डिसाइड होता है, प्लानिंग के तरीके से करते हैं। तो यहाँ अगर इस पूरी स्टोरी को देखें, सिर्फ गेम, यहाँ पर अगर आप स्टोरी को पूरा देखते हैं, बाकी तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट डॉक्टर्स और बेहतर बता पाएंगे, सिर्फ एक पबजी एक वजह नहीं है, और भी ऐसे हैं कि अगर बच्चे का देखें, बच्चे ने माँ को मारने के बाद भी जो काम किए हैं वो बच्चे की ओवरऑल मेंटालिटी को भी दर्शाता है, जो बहुत ही दिमाग में क्रूरता का स्तर क्या है, जिसमें पता चला उसने वहशीपन, शैतानियत।
क्रूरता का स्तर है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि अभी आपके इसमें भी चला था, आस पड़ोसी भी बता रहे कि बच्चे का बिहेवियर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे में बिहेवियर चेंज देखें और ये देखें कि बच्चे को समझाने पर नहीं मान रहा, जो आपने लत वाली बात की है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक टाइम एक ऐसा होता है पेरेंट्स को बिना डिले किए किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास बच्चे को ले जाना चाहिए। आपके कहने से नहीं सुधर रहा तो हो सकता है डॉक्टर की काउंसलिंग की मेडिकेशन जरूरत है। से करेक्ट। या उनके ट्रीटमेंट से बच्चे में बहुत सुधार शुक्रिया हो आपका। जाए। बीरेन जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, ये लखनऊ में हुई घटना पूरी की पूरी एक आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो तैयार हो रही नस्ल है, उस पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये घटना कई मायनों में हर एक परिवार को बहुत प्रभावित करने वाली है। हो सकता है तमाम जाहिलियत भरे भी लोग हैं जिनको ऐसी घटनाओं से फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है जिसके लिए एक बड़ा कंसर्न है इस तरह की घटनाएं। देखिए, ये घटना दिल दहला देने वाली है, और जब हम बात तरक्की की करते हैं तो उस तरक्की के एक अभिशाप के तौर पर भी आप इस घटना को देख सकते हैं। देखिए, लोगों की मजबूरी है कि शहरों में जाना, न्यूक्लियर फैमिली बनना, फिर माँ बाप का काम में चले जाना, बच्चों का अकेले रह जाना। कोरोना काल आया, ऑनलाइन सिस्टम स्कूलिंग शुरू हुई, ये दूरियां बढ़ती गईं, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप उनकी जगह लेते जा रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि इसमें सारी गंदगी ही नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की हर चीज़ बच्चों के सामने मौजूद है। हमसे आपसे ज़्यादा उनकी पीढ़ी तेज है। वो इंटरनेट में कहा जाए तो वो अनंत तक जाने की हिम्मत रखते हैं। एक पबजी एक बड़ा गेम है जिसके कारण लोग मर रहे हैं। क्या सरकारों के पास कंट्रोलिंग का कोई सिस्टम नहीं है? सरकार इन तरह के गेम को क्यों नहीं बैन कर देती, बंद कर देती? बहुत सारी मौतें होती रही हैं। कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि माँ बाप अपनी औलाद की खातिर कितना त्याग करते हैं, कष्ट सहते हैं, और वही औलाद उनको गोली मार दे। जब ब्रजेश जी पूरे जीवन में जब बच्चा पैदा होता है अस्पताल में या कहीं, तो जब वो रोता है तो पहली बार तो उसकी माँ उसे देख के मुस्कुराती है, लेकिन उसके बाद पूरे जीवन काल में ऐसा कोई क्षण नहीं आता कि जब बच्चा रोए और माँ मुस्कुराए। तो अपनी औलाद की खातिर जीवन के सारे त्याग करने वाली माँ अपने औलाद के हाथों मारी जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे समाज में कलेजे के टुकड़ा जिसे माना जाता है बेटे और बेटियों को, वही आपकी हत्या कर दें अपने माँ बाप की। गजब जमाना आ गया है। जो माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, उसका वक्त और नसीब बदलने की ताकत रखती है, वही बच्चे उसकी जान ले लें। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि भाई हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, बम्बई में पढ़ रहा है, इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ रहा है। जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो समाज में बड़ा सर ऊंचा करके चलते हैं, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बड़ा बातें बताते हैं। लेकिन इस दुनिया की एक सत्यता ये है कि जो बाहर गया, अकेला रहा, तो उसने वहाँ की बुराइयों को भी, वहाँ के कल्चर को भी, वहाँ के दुष्परिणाम को भी एडाप्ट किया। उस पर शायद हमारी नज़र नहीं है जी, क्योंकि हमें आस पड़ोस के लोगों को नीचा दिखाना है। हमें यह दिखाना है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। इस श्रेष्ठता के चक्कर में बच्चे ने क्या क्या हासिल कर लिया, कौन कौन सी गंदगी ओढ़ ली, ये बात तब पता चलती है जब माँ बाप बूढ़े होकर वृद्धाश्रम पहुँचते हैं या जब वो मर जाते हैं तो विदेश से उनको देखने उनके बच्चे झांकने तक नहीं आते। ये भी एक सच्चाई है इस समाज की। खाली आप खेल पर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते। आज जरूर है कि जो गंदगी है, लोग पहले कहते हैं बच्चा हर चीज़ घर से सीखता है, अब इंटरनेट हर चीज़ अवेलेबल है। जो लोग अपने आप को बहुत उच्च कोटि का, उच्च वर्ग का समझते हैं, उनके लिए ये घटना एक सबक है। हम लोगों ने तो ये सुना है अपने समाज में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। कोई बच्चा 16 साल की उम्र में, यहाँ 16 साल में माँ के ऊपर पूरी पिस्टल की मैगजीन खाली कर दी उसने।
तो जो बातें हम कहते हैं और जो आज का युग है, कितने लोग अपनी माँ के पैर के नीचे जन्नत देखते हैं और कितने लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। जो आज शहरों में बसे हैं वो अपने बीवी बच्चे को पालने के अलावा और कोई ज़्यादा बड़ा काम अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है तब ये पता लगता है कि माँ बाप जो बात कहते थे वो सब बात सच होती थी। ये बात पहले नहीं पता लगती। बहरहाल जी, हमने बड़ी तरक्कियां की हैं, विज्ञान के बड़े चमत्कार हैं और उसी चमत्कार का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। आज मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है, भावनाएं बदल दी हैं, लेकिन अपनी औलाद से के हाथों मौत मिलेगी इसकी कल्पना भारत जैसे देश में आज भी लोग नहीं करते। लेकिन भारतीय दर्शन शैव, शाक्त, वैष्णव पर आधारित है। हम किस माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं? पैसे के माध्यम से, घर छोड़कर, बड़े शहरों में रहकर, अभिजात वर्ग के लोगों की गंदगियों को अपनाकर हम किस माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हम आप जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में कि औलाद से बड़ा आदमी के लिए कोई दुख नहीं है। पूरी जमीन जायदाद ले ले, कोई धन संपदा ले ले, नौकरी चली जाए, लेकिन औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। उसके आगे कोई दुख बड़ा नहीं माना गया। लेकिन अपनी औलाद ही माँ बाप को मारने लगेगी, कभी किसी ने सोचा नहीं था। जी, आपने आज इस संवेदनशील मुद्दे पर बात रखी। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया जाने कि माँ बाप जो शहरों में हैं, जो परिवार छोड़कर आए हैं, अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, पालते हैं, उनके लिए कितना कष्ट झेलते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे लोग काम करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, लेकिन माँ 5 बजे सवेरे उठ के बच्चे का टिफिन बनाती है, उसके लिए तैयार करती है, उसको नहलाती धुलाती स्कूल भेजती है। पूरे दिन रात माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं। लेकिन जो विचित्र जमाना आ गया उसका दुष्परिणाम आज सामने है। पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे अखबारों में, टीवी चैनलों में देखिए, फ्रंट पेज पे खबर छपी है। अखबार देखते ही सुबह दिल दहल पर गया। कोई टीवी वाला इस पे बहस नहीं कर रहा था। वो कानपुर में आतंकी तलाश रहे थे, पत्थर वाले। एक कुछ लोग तो अभी फेसबुक पे लिख रहे हैं कि आपने आज एमएलसी चुनाव पर डिबेट क्यों नहीं की। अब मैं क्या तो इन जाहिलों को जवाब दूं? उन लोगों को चाहिए कि जहालत की मतलब हद है। ये तो अपने बच्चों को वो मोबाइल हाथ किधर जा रहा है ये समाज, मैं तो कई बार हैरान हो जाता हूँ। ब्रजेश जी, जरूरत है कि उसको एमएलसी चुनाव पर डिबेट चाहिए मुझसे। हम अपने बच्चों को थोड़ा मैदान में ले जाएं, स्पोर्ट एक्टिविटी कराएं, उनको कोशिश करें कि वो फिजिकल वर्क भी करें, और इसी में भलाई है हमारे आपके समाज। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें जी। बहरहाल माँ आज 16 साल का बच्चा है, ये मान के चलिए कक्षा 10 में पढ़ता रहा होगा, अपनी माँ को गोली मार दिया, बहन को उसने लावारिस कर दिया, बाप आसनसोल में पड़ा है। पूरी ज़िंदगी ये दर्द खत्म ही नहीं होगा। वो बेटी, वो बच्ची जब बड़ी होगी अपनी माँ को याद करती होगी। अब हर दिन 3 दिन उसने कैसे गुजारा होगा, आप उसकी कल्पना करिए। ये हिम्मत, ये खबर भी लोग अखबार में पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ये पराकाष्ठा है, इम्तहान है। हम समाज में निकृष्टतम श्रेणी की ओर जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे अनुसरण कैसे करेंगी, वो किस ओर जा रही हैं। हम नग्नता की ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं, और ये समाज जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था उससे भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी दुनिया हमारे सामने है, लेकिन उसका विभत्स एक स्वरूप ये भी है। बहरहाल औलाद के दर्द के लिए बड़ी सारी बातें कही गई हैं, आज सुनिएगा आप। कहते हैं कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। और जैसा चाहा था तुझे देख ना पाए दुनिया, दिल में बस ये हसरत ही रही जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कि कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है।
बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न डाला कि बच्चे पबजी गेम के आदी होते जा रहे हैं और विरोध करने पर घर वालों की हत्या भी कर दे रहे हैं, ये लत कैसे छूटेगी। तो राम मिलन सिंह लिखते हैं कि जब तक परिजन बच्चों पर निगरानी नहीं रखेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और बच्चों पर पैनी निगाह रखनी होगी। बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। तो मुबारक चौधरी लिखते हैं कि पबजी गेम के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, गेम खेलने से बच्चों का दिमाग भी कमज़ोर हो रहा है। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अपराजिता जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज का स्वरूप पूरी तरह से बदल रहा है और नई नस्ल यानी कि जो मौजूदा नई पीढ़ी है वो उस बदलते स्वरूप में अपने को अब जार कर चुकी है। उसके लिए जो कुछ वर्चुअल है उसको वो रियलिस्टिक करना चाहते हैं। जी ब्रजेश जी, अपराजिता जी का जो सवाल था वो बिल्कुल सही सवाल था और जो रियलिटी है कि इसमें सिर्फ पेरेंट्स के अलावा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पड़ोस की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, साथ में प्रोफेशनल स्टडी अगर कोई कर रहा हो उनके लिए, कि ये बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने अगल बगल के माहौल में उनके बच्चों को, उनके व्यवहार में परिवर्तन को तुरंत ही समझना होगा और समाज के हर व्यक्ति को इस बात को उठाने की ज़रूरत है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि बच्चे के आईक्यू लेवल पे हर आदमी ध्यान देता है कि बच्चा हमारा कितना तेज है, कितना पढ़ने में बेहतर है। इसके लिए वो अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं, अच्छी जगहों पर कोचिंग करते हैं, पढ़ाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने इमोशनल जो क्वेश्चंस है उस पर ध्यान नहीं दिया। कभी इस पे नहीं ध्यान देते कि जैसे आईक्यू लेवल हम लोग चेक करते हैं उसी तरह इमोशनल क्वेश्चंस हैं उस पे भी। पेशेंट आते हैं तो आप उनसे क्या बात करते हैं? हम लोग के पास के केसेस आते हैं तो जैसे आप डील कैसे करते हैं? नहीं, रियलिटी जब हम लोग के पास पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को तो जनरली उनकी यही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि साहब इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, मोबाइल इसे दे दो तो ये दिन भर बिजी रहेगा, लेकिन पढ़ाई में इसका 1% की भी अब इच्छा नहीं रह गई। पढ़ने के लिए इससे कहो तो ये गुस्सा करता है, मोबाइल ले लो इससे तो खाना नहीं खाएगा। फिर उस हिसाब से फिर ये जब तक अपनी जिद पूरी नहीं कर लेता तब तक इसको नॉर्मल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशंस में पेरेंट्स के साथ बातचीत करके, बच्चों को अलग बैठा के उनके साथ काउंसलिंग करके, एक टाइम शेड्यूल बना के, एक स्लॉट बना के उनको देना पड़ता है और बच्चों को भी ये समझाने की निगरानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि समाज का जो ये हमारा वर्ग है, ये जो धीरे धीरे टीनेज से बढ़ के आगे बढ़ रहा है, जो समाज के आगे के बड़े पिलर्स हैं, हाँ, बच्चों के जो पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं आने वाले समाज के, ये धीरे धीरे इस सब गेम्स के चक्कर में समझिए हर घर में एक डायनामाइट तैयार हो रहा है। तो ये बहुत आप चूंकि मनोचिकित्सक हैं और आप, मैं एक प्रश्न है मेरा कि किस स्टेज पर हमें बच्चों की काउंसलिंग करा लेनी चाहिए? क्या ऐसे सिम्टम्स दिखें तो? सर, रियलिटी ये है कि हम लोगों को हर उस लेवल पे, जब जो भी सामाजिक दायरे हैं, जो भी माँ बाप को इस चीज़ को असेस करना पड़ेगा, माँ बाप को देखना पड़ेगा कि बच्चा मोबाइल के साथ या उसके बिहेवियर में, जैसा वीरेंद्र जी ने बोला कि सिर्फ ये एक गेम की वजह से ये घटना नहीं हुई है, समाज में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिससे बच्चे धीरे धीरे निगेटिविटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो उनको अब कोई डर नहीं रह गया है कि हमें ये कर लेंगे तो ये सजा मिलेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है समाज में सर एक नियम को मजबूत होना। जब तक सरकार द्वारा इसको बैन किया गया उसके बावजूद भी इंडियन वीपीएन लगा के खेल रहे हैं। हाँ, मतलब रियलिटी है कि इंडियन बैन किया ना, वीपीएन लगाएंगे। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपका क्या आप इस पे सुझाव है कि हमें एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक गार्जियन के रूप में क्या कदम उठाने चाहिए तत्काल? देखिए, अब हर पेरेंट का कंपटीशन मोबाइल से है। पेरेंट का ये कंपटीशन है कि बच्चा हमारे अट्रैक्शन में रहे या मोबाइल के अट्रैक्शन में रहे, तो एक कंपटीशन चल रहा है। अब ये 20-22 सालों में बड़ा बदलाव आया है जब से ये मोबाइल आया है। पूरी पीढ़ी बदल गई है। पूरी पीढ़ी बदल गई है जी। और पहले देखिए वन वे ट्रैफिक चलता था, पिताजी कहते थे हम मानते थे, दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर दूसरा जमाना आया कि पिताजी ने कुछ कहा, बच्चे ने कुछ कहा, दोनों सहमति, मम्मा ने थोड़ा मीडिएट किया, सहमति बनी, वो चीज़ हुई। अब अभी तीसरा आ गया है, एक फिर दोबारा एक वन लाइन ट्रैफिक आ गया है, सिंगल वन वे ट्रैफिक। वो है कि जो बच्चा कहेगा वो माँ बाप करेंगे, और ये शुरू से हो रहा है। मैं पहली बार
जब मैंने देखा कि माँ बाप जो है बच्चे को, आप छोटे से बच्चे को आप करके बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे को रेस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन भाई ये भी तो देखो कि बच्चा किसी को रेस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमने तो बचपन में हमें तो बच्चा ने तू तड़ाक करके, हमारे सब बड़े लोग बोलते थे, हम ये भी नहीं चाहते कि तू तड़ाक बोलें, लेकिन भाई अगर आप रेस्पेक्टफुली बच्चे को आप कह रहे हो, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, जो भी माँ बाप सुन रहे हैं अपने बच्चे को आप कहते रहिए, लेकिन ये पलट के देखिए कि ये बच्चा अटैच्ड है कि नहीं हमारे साथ इमोशनली, ये हमको रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, अपने दादी को बाबा को रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये जो हमें करना पड़ेगा वो ये है। जैसे एक मैं अपने परिवार का उदाहरण दूँ, हमारी पत्नी से आप जानते हैं, तो उनका कहना है कि जब सब लोग बैठते हैं तो वो कहती हैं दिस इज़ फैमिली टाइम नॉट मोबाइल टाइम। मेरा भी मोबाइल मैं चला नहीं सकता। तो सोचिए, तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो भी घर में जिसकी चलती हो, अक्सर पत्नियों की चलती है, तो उनको जो है जब भाई पापा बात मान रहे हैं तो बच्चों को क्यों नहीं माननी चाहिए। जब वो मैडम कह रही हैं, श्रीमती जी कह रही हैं या दादी कह रही हैं, घर में नानी कह रही हैं कि दिस इज़ फैमिली टाइम नॉट मोबाइल टाइम, तो उस समय किसी को भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जैसे ऑनलाइन बच्चा क्लास कर रहा है तो कहिए उससे कि भाई वो पब्लिकली बैठे, कोई ना कोई उसको सुपरविजन करे, निगरानी में रहे। अरे भाई आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं अपने फ्लैट का या कहीं भी इंटीरियर करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, उसको एक बार राउंड लेने आप जरूर जाते हैं निगरानी करने के लिए। आपका पेट्रोल पंप है, आप रोज 2 चक्कर लगाते हैं पेट्रोल पंप की निगरानी करने के लिए, आप अपने बिजनेस की निगरानी करने के लिए। ब्रजेश मिश्रा जी जो है रोज एक मीटिंग लेते हैं भारत समाचार के सबकी निगरानी करने के लिए। अरे भाई सबकी निगरानी आप करते घूम रहे हो, बिजनेस की, ऑफिस की, वर्क प्लेस की, सबकी, तो बच्चे की निगरानी क्यों नहीं करेंगे भाई? आप करनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे एक ट्रेडिशनल बॉन्डिंग थी फैमिली की, वो जो टूट रही है उसको दोबारा हमें जोड़ना पड़ेगा। और बच्चे कौन सा ऐप इंस्टॉल करेंगे ये माँ बाप डिसाइड करेंगे। मोबाइल उसको चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा ऐप इसमें इंस्टॉल होगा ये माँ बाप डिसाइड करेंगे। और उससे कहीं मोबाइल चलाने की परमिशन इसी शर्त पे है कि इसमें ऐप कौन से डाउनलोड होंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। ऑलराइट डॉक्टर साहब, डॉक्टर संगीता शर्मा जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि हमें किस स्टेज पर पेरेंट्स को और सोसाइटी को इस ऐसे संवेदनशील मामलों पर इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो कहा उसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर दूं, वो उस सभी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स खुद मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ना रहें, क्योंकि अगर पेरेंट्स खुद मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को एक लेवरेज मिल जाता है। उसको भी लगेगा कि जब माता पिता रहते हैं तो वो माता पिता हमें टोकेंगे तो हम कहेंगे माता पिता भी रहते हैं तो हम क्यों ना रहें। एक ये बात। दूसरी ये बात कि हमको मोबाइल को किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ से रिप्लेस भी करने के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। हम कोई ऐसी चीज़ें उनको रिप्लेस कर उसके रिप्लेसमेंट में दें जिसमें कि बच्चा अट्रैक्ट हो और उसको उसमें टाइम अपना लगाए बजाय कि मोबाइल में। इसके अलावा पेरेंटिंग ऐप कभी कभी होता है बच्चे नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में पेरेंटिंग ऐप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि बच्चे को मॉनिटरिंग, जैसे हम सभी कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की बात, मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेरेंटिंग ऐप के माध्यम से भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा क्या क्या देख रहा है, उस पर क्या क्या उसके कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको उसने डाउनलोड किया है या कौन कौन सी मोबाइल पर जिसको एक्टिविटीज देखा है। क्या है उसकी हमें इस पर भी इसको नजर भी रखना ये होगा। देखें। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमको एक अपने घर में भी डिजिटल फ्री जोन टाइप का कुछ क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो गेम के माध्यम से हम कहें कि ये हमारा ये एक लिविंग रूम है जो डिजिटल फ्री जोन है, यहाँ पर कोई डिजिटल गैजेट नहीं चलेगा, हम बस परिवार वाले सब बैठ के बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से मुझको लगता है कि हम लोग बच्चों को खेल खेल में बहला फुसला के उनको अच्छी ट्रेनिंग दे के, अच्छी ग्रूमिंग करके, और साथ साथ हमें ये बताना भी ज़रूरी है, खासतौर से ऐसे बच्चे जो कि 15-16 साल के हैं, कि इनसे हमें क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या परेशानियां हैं, कौन कौन सी। देखिए, आजकल संवाद होना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप में और बच्चों में संवाद कहीं खो रहा है। तो ये संवाद अगर होगा तो बॉन्डिंग बनेगी, और बॉन्डिंग बनेगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चा माँ बाप की बात थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। और ये स्टेज नहीं आएगी कि उसको अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार करना पड़े। ओके, प्रेरणा त्रिपाठी जी, आपकी क्या सुझाव है कि पेरेंट्स को, सोसाइटी को ऐसे मसलों से निपटने के लिए जो बहुत सेंसिटिव हैं, हमें क्या उपाय सुझाना चाहिए? मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया डिटॉक्स एक टर्म है, उसी तरीके से
टेक्नोलॉजी डिटॉक्स करना चाहिए, जिसमें कि हमें अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए। और जब मैं हमें बोलती हूँ उसमें पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको ये मॉनिटर करना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन इज़ नॉट गुड। और डिटॉक्स का मतलब है कि अपने लिए एक टाइम बांधकर उस समय उस फ़ोन का या उस टेक्नोलॉजी का या उस ऐप का इस्तेमाल करें, और एक टाइम ड्यूरेशन सेट करके, जब वो कि शाम को 6 बजे के बाद हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इसको मॉनिटर करें जो घर के बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, और खुद के लिए भी इस तरीके के रूल्स करें। क्योंकि मैं कई ऐसी फैमिलीज जानती हूँ जिसमें पेरेंट्स जो वर्किंग है वो घर आने के बाद अपना सेल फोन नहीं इस्तेमाल करते हैं और फैमिली को टाइम देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर वो अपनी लाइफस्टाइल में सेट करेंगे, तो जो ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है सेल फोन्स या टेक्नोलॉजी ड्रिवन एप्स, वो रुकेगा। ऑलराइट, अपराजिता गौतम जी, आपने कहा था कि समाज का स्वरूप बदल रहा है। हाँ, हम लोग भी सहमत हैं कि समाज का स्वरूप बदल रहा है और हर पीढ़ी में समाज का स्वरूप बदलता है। लेकिन ये जो मौजूदा पीढ़ी है या जो आने वाली नस्लें हैं, वो जिस खतरनाक स्तर पर पहुंच रही हैं, वो बहुत ही चिंता का विषय है। और ये घटना विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। देखिए, मैं फिर कहूँगी, बाकी हमारे साथ यहाँ पे जो पैनलिस्ट है उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी कि क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। उसमें मुझे ऐसा लगता है हम 2 पॉइंट और ऐड करें। एक तो इंटरनेट यूज़ करने के जो टाइमिंग्स हैं बच्चों के लिमिटेड कर देने चाहिए कि आप 2 घंटा ही मोबाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि अब सभी जगह पे ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन स्कूल बंद हो गए हैं। तो कोविड वाला जो पीरियड था जिसमें 24 आवर्स बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता था, पहले क्लासेस के चक्कर में, फिर ऑनलाइन जो अपना होमवर्क सबमिट करवाना था उसके चक्कर में, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये मानना है, एक तो बच्चों के मोबाइल यूसेज का हम लोग टाइम फिक्स कर दें, उसमें करें। ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बताया है कि बच्चों में मॉनिटरिंग करें वो कौन कौन से गेम्स हैं, तो पेरेंटिंग ऐप उसमें डाल सके। दूसरा, एक हम घरों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जैसे हम लोग इंडोर गेम्स में, अगर आउटडोर नहीं जा पा रहे गर्मी की वजह से, तो इंडोर गेम्स में पहले अगर आपको याद होगा हम सबके घर में कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सारे गेम्स हुआ करते थे जो कंफर्टेबली सभी लोग बैठ के खेला करते थे। प्लस चेस, जो एक बहुत अच्छा ब्रेन गेम है। तो रादर मोबाइल के अगर पेरेंट्स भी अगर बच्चों के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली वाला एक सपना जो हम बात कर रहे थे, आगे ठीक है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट करंट हम फैमिली को चेंज नहीं कर सकते। तो करंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस कर सकते हैं वो यही है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। समर हॉलीडेज अभी चल रही हैं, बच्चों को फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ लेके जाएं, फैमिलीज में आप जाके रहें, नहीं रह सकते जाके मिलाएं, जैसे फैमिली बॉन्डिंग बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का मोबाइल की तरफ इंटरेक्शन है या जो पैशन उसका जो लत लग रही है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को वो अकेला फील कर रहा है। और जब वो मोबाइल पे होता है, जब उसके फ्रेंड्स के साथ, खासकर पबजी जैसे गेम में जब एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको लगता है कि उसके साथ कोई टीम है, किसी टीम का लीडर हो सकता है वो। पर तो कहीं ना कहीं वहां से डाइवर्ट होगा, धीरे धीरे वापस समाज का एक पार्ट बनेगा। वो इस तरह का क्रिमिनल बिहेवियर करेगा अगर अकेला रहेगा तो। जी बिल्कुल, वो यही मैंने कहा ना, जहाँ पे बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है तो वहां पे पेरेंट का, क्योंकि उसको ध्यान रखना है बच्चे का, पेरेंट को तुरंत अपने पास यहाँ पर जो भी साइकेट्रिक है उनको जाके जरूर, मनोवैज्ञानिक को जाके दिखाना बहुत जरूरी है, बिना किसी डिले के। क्योंकि अगर वो ऑलरेडी देख रहे हैं, एक चीज और मैं ऐड करूंगी, यहाँ से बच्चों को, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर ये क्रिमिनलिटी कहाँ से आती है? ये मतलब अपराधी सोच कहाँ से, इतनी खूंखार आपराधिक प्रवृत्ति कहाँ से पैदा होती है? डॉक्टर देवाशीष प्लीज। मैंने पहले भी सर बताया, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल डेफिनेटली हमें समय समय से चेक करना चाहिए। थैंक यू मैम। यस डॉक्टर देवाशीष, यस प्लीज। सर मैंने पहले भी ये बताया कि जो सिम्टम्स हैं इसके, उन सिम्टम्स में जिस तरह में ये चीज़ें डेवलप होना शुरू होती हैं, जिस समय फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, कि जब उसको मेमोरी इम्पेयरमेंट शुरू हो, जब उसको स्पार्क मिलना शुरू हो जाए अपने उस गेम की वजह से, जब उसकी इरिटेशन बढ़ना शुरू हो, जिस समय वो एंजाइटी में जाना शुरू हो, डिप्रेशन में जाना शुरू हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी मतलब फैमिली मेम्बर से तो वो शेयर नहीं कर रहा, वो अपने मोबाइल गेम से अपने आप को स्पार्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर उसको एंटी सोशल एक्टिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और यही चीज़ अगर समय पर नहीं रोकी जाती तो इस तरीके की वारदात सामने आती है।
ओके डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपका क्या मत है कि ये क्रिमिनलिटी का एंगल इतना भयानक कैसे हो सकता है? मतलब ये मैं जब कल से सुना हूँ ना, तो मुझे मतलब कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि एक गेम किसी को इतना कैसे, मतलब इस लेवल का अपराधी कैसे बना सकता है? मैं छोटे से उदाहरण देके आपको सुनवाता हूँ। जैसे हम गार्डन में अपने एक पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगा के अगर हम भूल जाएंगे, उसकी कटिंग नहीं करेंगे, उसको छांटेंगे नहीं, उसको खाद नहीं देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, तो पौधा सूख जाएगा। यही है, अगर हम बच्चे के बचपन की मासूमियत है उसको बढ़ावा नहीं देंगे, उसको हम ग्रोथ नहीं देंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तो वो मासूमियत से वो शैतानियत और हैवानियत की तरफ अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उसको दूसरी तरह की खाद, टॉक्सिक खाद मिलने लगी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ और कर लीजिए, बच्चे के अंदर मान लीजिए कोई टैलेंट है, तो आप टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम करते हैं, अपनी फैमिली में बच्चों का टैलेंट हंट कर लीजिए। और मान लीजिए आपके बच्चे को गाना गाना आता है, तो कहिए कि भाई बेटा गाना तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, आज 2 गाने सुनाओ। तो उसको एक अप्रिशिएट करिए, उसकी टैलेंट को थोड़ा सा गुरुमुख करिए। मान लीजिए बिटिया डांस बहुत अच्छी करती है, तो कहिए कि भाई आज हमें डांस करके दिखाओ, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। पेंटिंग करती है तो उसे पेंटिंग का सामान ले दी, उसको थोड़ा सा डाइवर्जन करिए। मान लीजिए वो जो है कुछ चीज़ खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है, वो तो रोज़ शाम को कहिए कि भाई एक डिश तो चलो ठीक है, मेड बना रही है, मम्मी बना रही है, कोई बना रही है, लेकिन एक डिश जो है शाम को बिटिया बनाएगी। और बिटिया की तारीफ करिए कि भाई वाह, आज तो तुमने, उदाहरण के तौर पे मैंने अक्सर आपको बताया होगा, हमारी बिटिया ने 2 साल के कोविड गेम में 22 डिश बनाना सीख गई, उसके पहले वो सिर्फ चाय बनानी आती थी। तो ये इस तरह से प्रमोट करिए थोड़ा सा। मान लीजिए समाज को कैसे ठीक करें जी। अब जाहिलियत देखिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उस पर डिबेट नहीं कर रहे हो, इस पे डिबेट कर रहे हो। अब ये मतलब तो ये किस तरह का माइंडसेट है? ये भी है समाज में। ये तो ब्रजेश जी स्वाद है अपना, क्या करें अब इसमें। मतलब उसको देखो, मुझे हैरानी हो रही है, उसका कमेंट मेरे दिमाग में अटक गया है। मैं समझ रहा हूँ, आप बार बार उसको कह रहे हैं, मतलब मुझे बुरा लग रहा है उसका कमेंट। सर इमोशनल एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, तो यही रियलिटी है इस समय, समाज की यही रियलिटी है। इमोशनल एस्पेक्ट पे नहीं बात करेंगे, वो नहीं करना चाहता। उसको ये डिबेट खराब लग रही है एक्चुअली। उसको लग रहा है कि पॉलिटिकल डिबेट नहीं, आज वो सब लड़ने वाले प्रवक्ता कहाँ हैं, वो उनको ढूंढ रहा है। मतलब ये भी एक नशा है, एडिक्शन है, बिल्कुल सर, ये भी एक लत है। बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने अपने अपने बेहद महत्वपूर्ण विचार आज इस डिबेट के जरिए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से कुछ सीख और कुछ सबक ज़रूर लिए होंगे। धन्यवाद।